मतलब सनातन वाले भी कब तक साथ देंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। हाँ। मतलब जब तुम ये कहने पे आ जाओ। क्या भगवान शिव के वीर्य से अंतरिक्ष में विमान उड़ाए जाते थे? जी हाँ, पेट्रोल डीजल भूल जाओ। प्राचीन भारत में स्पेसशिप को उड़ाने के लिए एक ऐसे खतरनाक लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता था जिसे अगर आज इंसान छू भी ले तो उसकी मृत्यु हो जाए। इससे पहले कि आप इसका मजाक उड़ाएं, मैं आपको बता दूं कि नासा भी इस पे भाई हम मजाक उड़ाएं? मैं अगर इस वीडियो को ऐसे अपलोड कर दिया जाए ना तो कौन मजाक उड़ा रहा है वो, मतलब हम वो तो कह रहे उसकी हम। मृत्यु हो जाए। इससे पहले कि आप इसका मजाक उड़ाएं, मैं आपको बता दूं कि नासा भी इस पे रिसर्च कर रहा है। जी हाँ, हजारों साल पहले हमारे भारत के ऋषियों ने एक ऐसे इंजन का निर्माण किया था जो कि स्पेस और टाइम को मोड़ सकता था और जिसमें अभी है क्या कोई? अभी है क्या बस हमारे पास? थियोरेटिकल है वार्प ड्राइव और कुछ नहीं है। ठीक। ऋषि लोग कभी दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाते हैं, है ना? सही बात। ईंधन के तौर पे पेट्रोल नहीं बल्कि मरकरी यानी कि पारे का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे भगवान शिव का वीर्य कहा जाता है। और मैं इसको वो इस्तेमाल भी नहीं करूंगा। मतलब क्या होता है ना कि जो सबसे ज्यादा कॉन्वर्स वो क्या नाम है सेंसेशनल चीज होती है उसको अगर थंबनेल पे डालो तो क्या होता है कि व्यूज आने की संभावना बढ़ती है। तो यहाँ पर लॉजिक ये कहता है कि इस बंदे का लगाओ, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मालूम है क्या संभावना बढ़ेगी कि ये व्यक्ति को अगर पता चल जाएगा तो फिर वो स्ट्राइक मारने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जाना सी आई विल मेक श्योर कि ये सबको दिखे। मैं उस पे थंबनेल पे कुछ और लगाऊंगा। ठीक। कहा जाता है। सनातन के ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार और वैमानिक शास्त्र में एक ऐसी तकनीक का जिक्र किया गया है जिसे सुन के मॉडर्न साइंटिस्ट के भी होश उड़ गए हैं। इस तकनीक को मरकरी वोर्टेक्स इंजन कहते हैं, जिसमें फ्यूल के तौर पे मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। आज के साइंटिस्ट मरकरी को जहरीला और बहुत खतरनाक मानते हैं, लेकिन पुराने जमाने में हमारे पूर्वज स्पेसशिप उड़ाया करते थे मरकरी से। अब ये तकनीक काम कैसे करती थी पता है? जब एक बंद लोहे के कंटेनर में लिक्विड मरकरी को भर के जब ध्वनि तरंगों यानी कि खास वाइब्रेशन और मंत्रा से उसे तेजी से घुमाया जाता था तो उसमें भयंकर वोर्टेक्स बन जाता था। फिर ये वोर्टेक्स अपने आसपास के गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर देता था। अब क्या अपने आसपास के गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर देगा? शून्य कर देता था। एक जगह स्पेस टाइम वॉर्प करना, स्पेस टाइम वॉर्प का मतलब ही होता है कि ग्रेविटी हो, और फिर कह रहे हैं कि उसको शून्य कर देना। वो केमिस्ट्री के टीचर है ना। नतीजा, विमान पलक झपकते ही बादलों को चीर के अंतरिक्ष में गायब हो जाता था, यानी कि बिना शोर और धुएं के स्पेसशिप इंटरस्टेलर ट्रैवल कर लेता था। आज नासा भी मरकरी प्लाज्मा पे रिसर्च कर रही है, जो कि भाई हैज आउटडन हिमसेल्फ आज वाले वीडियो में। मतलब आई नो कि भाई बहुत तगड़ा बोलते हैं, बहुत तगड़ी रील्स बनाते हैं। एक एक ऐसा लग रहा है कि इतने स्टेटमेंट फेंक के मारे कि कौन सा स्टेटमेंट पकड़ के शुरुआत करें, कहाँ जाएं, क्या ना बोलें, बस देख करके अगली रील पे चले जाते। मैं तो कह रहा हूँ कि ये वीडियो में, इस वीडियो पे एक पूरा एपिसोड निकल सकता है हर एक आई शब्द के नो ऊपर। लेकिन रुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, चिंता ना करो। कि हम हजारों साल पहले कर चुके हैं। गाइस, आप मानो या ना मानो, लेकिन नहीं मान रहे। बाहर की कंट्रीज और उनके वैज्ञानिक हमारे भारतीय शास्त्रों से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन मानते कभी नहीं है। इस तकनीक को भी थोड़े दिन बाद यूएस अपना बना के बेचेगा, देख लेना गाइस। ठीक है। वैमानिका शास्त्र का तो आपको पता ही है मामला। मतलब वही जो मतलब कॉमन नॉलेज में है कि 1904 से लेकर 1924 के बीच के अराउंड इसे लिखा गया था, और ये बोला गया था कि साइकिकली उनको आया था कि ऐसा ऐसा कुछ होगा, जिसको फिर आईएससी ने बड़े प्यार से डिबंक किया था। प्यार से मतलब कि बहुत ही रूड कमेंट के साथ डिबंक किया था। अच्छा, इनका एक और सीन हुआ था। बहुत ये लोग कहते हैं वैमानिका शास्त्र के बेसिस पे इन्होंने क्या बोलते हैं फ्लाइट भी उड़ाई थी राइट ब्रदर्स से पहले, और वो मुंबई के जुहू बीच पे उड़ाई थी। तो उसका कहते हैं कि हमारे पास प्रूफ ये है कि वो न्यूज़पेपर में भी आया था, वहां पर उस टाइम के जो जज थे, हाई कोर्ट के जज, वो भी आए थे, और इसका ब्लूप्रिंट उन्होंने एचएएल को भेजा था। एचएएल से स्टार्ट कर लेते। एचएएल ने डायरेक्टली बोला हमारे पास कभी कोई ऐसा ब्लूप्रिंट का रिकॉर्ड नहीं है। वहां किसी जज ने नहीं बोला कि हम लोग ऐसा किए थे, और जिस न्यूज़पेपर का मेंशन किया वो न्यूज़पेपर एग्जिस्ट करने का कोई हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ही नहीं। तो बहुत बढ़िया से फैब्रिकेटेड किया गया, लेकिन कुछ भी मिला नहीं एविडेंस। चाहते हैं ना मतलब सब लोग। मेरे को तो ये इसके अंदर में ये बात पसंद आती है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा साइंस के करीब था ये आइडिया कि डू यू रिमेम्बर कि अनु मलिक दूसरे देश जाता था फ्लाइट लेकर के, और वहां पर एल्विस प्रेस्ली के गाने सुनता था, वो कैन है ना, और वो इंडिया आकर के उनका हिंदी वर्जन बनाता था। उसको आइडिया नहीं था ना कि भाई भविष्य में इंटरनेट आएगा और इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा फैल जाएगी, पॉपुलर हो जाएगी कि ये लोग निकाल लेंगे इन्फॉर्मेशन के भाई प्रीतम के गाने हो या अनु मलिक के गाने हो। उसी तरीके से साइंस में दो चीजें मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं। एक, डीएनए के बेसिस पर ये पता लगा पाना कि बंदा कौन सा कब आया था, कितनी पुरानी ये बात है। मतलब
इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू कार्बन डेटिंग, कि इतिहास पता लगा पाना किसी पर्टिकुलर चीज़ से। तो ये आज हम जानते हैं ना कि वाक़ई में 2000 साल पहले जीन्स के बेसिस पर, डीएनए के बेसिस पर ही, कि 2000 साल पहले हमारे यहाँ कास्ट वाली आइडिया शुरू हुआ था, और क्योंकि लोगों ने अपने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया था, अपनी ही कास्ट में रिप्रोडक्शन करना शुरू कर दिया था, तो एंडोगेमी वाले सिग्नेचर्स हमारे डीएनए में चिल्लाते हुए मिल जाते हैं और हम उसे पता कर लेते हैं। तो जब ये लोग बोले ना कि भाई भाषा से, शब्दों के इस्तेमाल से ये बिल्कुल आसानी से ट्रैक किया जा सकता है कि ये कब का होगा, और उन्होंने वैसे ही ट्रैक किया था कि लाओ दो, जो भी तुम बोल रहे हो, तुमने किताब का हवाला दे रहे हो तो हमको दो, तो उसके अंदर में लिखा ही होगा ना, अल्फ़ाबेट से इस्तेमाल किए होंगे, किसी भी लैंग्वेज के अंदर में किए हो, तो यू कैन ईज़िली रेट्रोस्पेक्टिवली कैलकुलेट कि ये इतने से इतने के बीच लिखा गया होगा। तो जैसे रामायण, महाभारत की राइटिंग्स के बेसिस पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये 2000 साल पुरानी है या 3000 साल पुरानी, कि हम डेट दे पाते हैं ना बेसिकली कि ये इतने से इतने के बीच में लिखा गया होगा। तो ये आइडिया मुझे बहुत एंटाइज़ करता है कि यू कैन नॉट गेट अवे विद इट, कि तुमको अगर लग रहा है ना कि तुम लिख दोगे और कुछ दे दोगे, तो उसके अंदर में भी स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और एनालिसिस चिल्ला करके वहाँ पे बता सकता है कि ये कितनी पुरानी है और किसने मेरे साथ कितने साल पहले क्या घपला किया है। और इनको आइडिया भी नहीं लगा होगा ऐसा हो जाएगा। है ना? कि ये कैसे पॉसिबल है कि ये पता लगा पाना कि ये इस समय पे लिखी गई होगी। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि पुराने जितने भी आप सिविलाइजेशंस देख लीजिए, उनको मर्क्यूरी से एक अलग ही ऑब्सेशन था। जैसे इंडिया में तो इसे एज अ फ्यूल वगैरह के लिए बोला गया है। चाइना में आई थिंक शिन हुआंग नाम थे, वो जो फर्स्ट वो उन्होंने कंबाइंड चाइनीज एम्परर जो बने थे, उनको इमॉर्टल होने की बड़ी इच्छा थी। तो उनका जो डॉक्टर था उनको एवरी मॉर्निंग मर्क्यूरी ब्रेकफास्ट के साथ खिलाता था, एंड वो मर्क्यूरी खाते थे टू बी इमॉर्टल, और आयरॉनिकली उसी वजह से वो मर भी गए थे। और ऐसे बोला जाता है चाइना में ऑन एन एवरेज 9 ऐसे इंसिडेंट्स थे जिसमें ऐसे एम्परर्स मरे थे मर्क्यूरी की पॉइजनिंग की वजह से। इनफैक्ट आइजैक न्यूटन के ऊपर इसके ऊपर डाला जाता है। आइजैक न्यूटन अपना दिमाग खराब हो गया था उनका लास्ट के टाइम पे, बोला जाता है कि मर्क्यूरी पॉइजनिंग ही हो गया था उनको भी। तो एक अलग ही ऑब्सेशन रहा है मर्क्यूरी से हमेशा। जो डाली है ग्राफीन ऑक्साइड के जरिए, वेव्स के जरिए आपको कंट्रोल करती है। वो अमेरिका में बैठा अपने कंप्यूटर पे बोलेगा अच्छा इस शहर में इस फलाने बंदे को इससे ये काम करवाओ, नहीं जरूरी नहीं है, इसको बोलो खून करे, इसको बोलो अपने बाजू वाले को थप्पड़ मार कर, वो वहां पर बैठे हाफ टेक्नोलॉजी से मार्च के महीने में दिल्ली में बारिश कर सकते हैं। ये क्या, ये जो आजकल बारिश हो रही है असली है? नॉन सीजनल हेल जो हो रही है राजस्थान में मार्च के महीने में असली है? जो बर्फ वहां अब्रॉड गिर रही है वो असली है? प्लास्टिक की बर्फ है, जलाओ जलती है, वो जलती है, पिघलती नहीं है। इसमें तो मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि भाई फिर तो सज़ा मिलनी ही नहीं चाहिए। अगर कोई बाहर से कंट्रोल करा के कोई मर्डर करवा रहा है, कोई भी क्राइम करवा रहा है, बेचारे की फ्री विल तो है ही नहीं ना, तो फिर ये बात तो कोर्ट में चली जानी चाहिए। और मतलब एक पॉइंट आता है, चलिए हम थोड़ा साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमको ये लगता है कॉर्पोरेट में जब मैं थोड़ा लोगों से बात करने लगा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग नॉर्मल लेवल पे किस लेवल पे सूडो साइंस के लिए फॉल कर जाते हैं। लेकिन एक लेवल होता है ना कि उसको भी पार की, इसमें तो कोई बेवकूफ भी बिलीव नहीं करेगा, ये उस कैटेगरी में आ गया। जैसे इससे पहले हमने वीडियो चलाई थी, मैं ये कह रहा हूँ कि यही बड़ा इशू हो रखा है कि अब तो मैं बहुत डेली लाइफ में देखता रहता हूँ कि जितना मैं सोचता था एज अ कंटेंट क्रिएटर हूँ, उससे ज़्यादा ये स्केल अप हो रखा है। तभी तो इनको इतना पॉजिटिव फीडबैक मिलता भी है। ये इतना गटर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि गटर देखने वाले लोग हैं, इंगेज करने वाले लोग हैं। ठीक है। एक फन क्वेश्चन, इफ यू हैव टू गेस, कि जैसे अभी मैम ने बताया कि नकली बारिश करा रहे हैं, वहाँ से बटन दबाते हैं, यहाँ बारिश करवा देते हैं, तो क्लाउड सीडिंग बोल रही होंगी, बट क्लाउड सीडिंग में भी बारिश केवल तभी कराई जा सकती है जब ऑलरेडी माहौल हो और तुम बस सीड कर रहे हो, तो बस करवा दोगे उसको थोड़ा जल्दी। मुझे आज नई बात पता चली। इफ यू हैव टू गेस, और अगर आपको नहीं पता है तो फर्स्ट क्लाउड सीडिंग कब हुई थी, इफ यू हैव टू गेस? First cloud seeding, I would say maybe in USA around 15 years ago, 15 to 20 years ago. 1946। मैं कह रहा भाई 1946? Really? ये Yes. थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा लाइट थोड़ा डालिए। शॉक पड़ गया। मतलब मेरे को भी नहीं पता है, मैं 2-3 जगहों से क्रॉस चेक करने की कोशिश कर रहा था कि भाई फर्स्ट क्लाउड सीडिंग हुई, क्योंकि अभी वाली जो क्लाउड सीडिंग है वो मेरे ख्याल से सिल्वर और उसका इस्तेमाल कर लेते हैं ना, सिल्वर आयोडाइड वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये वाली क्लाउड सीडिंग अभी है, बट दे आर ट्राइंग, और फर्स्ट क्लाउड सीडिंग इन लोगों ने 46 में ट्राई की हुई है। ये वाले वीडियोस भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे कि देखो ये जो बर्फ गिर रही है वो जल नहीं रही है, लोग उस पे
लाइटर लगाते थे और लाइटर लगा करके वो वाइट मतलब बर्फ काली पड़ जा रही है लेकिन वो पिघल नहीं रही है। तो उसको भी ये बहुत समझाने के लिए आप लाइटर लेकर बैठे हुए थे। नहीं ये मेरे पास यहीं पर आई लाइक फिजिट, मेरा फिजिट है ये फिजिट। तो उसके लिए, बट उसके लिए समझाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, तो बहुत सारे वीडियोस इस पर भी आए हुए हैं, क्या नाम है, कि लोग दिखा रहे हैं कि इट इज़ ट्रू, गलत नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी मतलब अभी समझने की हमारी काबिलियत नहीं है कि भाई वो बर्फ़ जो है वो इतना इंसुलेशन है, वो जो जिस तरीके की बर्फ़ है उसमें एयर पॉकेट्स इतने ज़्यादा हैं, सब्लिमेशन हो रहा है। और लोग बोलते हैं प्लास्टिक है, वो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो लोगों को लगता है कि जब वो बर्फ जलाते हैं, वो बर्फ के ऊपर जो काला-काला लेयर आ रहा है, उनको लगता है कि ये बर्फ जल रही है तो प्लास्टिक की है इसलिए काला-काला आ रहा है। जबकि वो इनकम्प्लीट कंबशन इसी का ही है। तो उसको ज़बरदस्ती घुसेड़ोगे उसके अंदर में तो इनकम्प्लीट जिस चीज़ का भी कंबशन होगा, फुल होगा तो वो CO2 H2O रहेगा। अगर नहीं हो पा रहा है फुल तो वो राख, कालिख जो आप काजल जो बनाने का सबसे आसान तरीका होता है, चम्मच के ऊपर आप बस इसको ऐसे फ्लेम को अगर लगाए रखो तो कालिख आ जाते हैं ना, वो काजल बन जाता है। आप सबसे आसान तरीका होता है बनाने का। तो इसमें मैं अटैक ऑन टाइटन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है जो एनीमे है, जिसमें वो बताते हैं कि सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जिसमें पूरा झूठ ना हो, काफी एलिमेंट ऑफ सच्चाई तुम डाल दो और फिर झूठ बनाओ, तो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। बिकॉज अब लोगों के पास एक कंफर्मेशन बायस है उस पर बिलीव करने की। तो हुँ, ज्यादातर हम जो सूडो साइंस देख रहे होते हैं इन अ वे वो उससे रिलेटेड ही होता है। अब उनको दिख रहा है हाँ देखो ऐसा तो हो रहा है और उसका एक्सप्लेनेशन मिल गया। तो आई गेस दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि थोड़ी सी नॉलेज और बहुत सारा प्रोपेगेंडा, डेडली कॉम्बिनेशन हो गया। वो मूवी याद है आपको ब्योमकेश बख्शी जो नहीं देखे नहीं। अरे ब्योमकेश बख्शी ये वाली इनकी ये जो आई थी जो सुधांशु जो व्यक्ति मरा था क्यों कौन था वो जिसके ऊपर पूरा मीडिया पगला गया था? सुशांत राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत, हाँ, हाँ। वो ही वाज़ द ब्योमकेश बख्शी। वो वाला मूवी के अंदर में दिस इज़ द डायलॉग और मैं बहुत जगह मारता हूँ। तो ये अच्छा। डायलॉग मुझे वहाँ से मिला था एंड द डायलॉग वाज़ जो मूवी का द डायलॉग है कि सच के पास वाला झूठ ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो वाह। सच के पास वाला झूठ है ना, तो वो मतलब कि हम्म। उसको पकड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मूवी का प्रेमाइस ही ये था कि बंदा दिखाया मतलब जो उसमें विलेन था ना, उसको लोग पकड़ लेते शुरुआत में पकड़ लेते हैं, तो बाद में पता चलता है जिसको पकड़ा था मतलब जो विलेन था, वो नहीं, वो इनोसेंट निकलता है। फिर दोबारा पूरी चलती है, पूरी चलती-चलती, फिर दोबारा आखिर में फिर यही बंदा निकलता है जिसको पहली बार में ही पकड़ लिया पहली बार में ही पकड़ लिया गया था ना जिसको, तो फिर हाँ वो हाँ। पूरी फ़िल्म में घुमाता रहता है, फिर दोबारा मतलब कि दिस वाज़ अ नाइस टच, अच्छा था। वाह। हाँ, अरे! ये आप देखें और इन 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 महाराज से तो भाई क्या ही बताएं, इनको तो बहुत देखा है मैंने, लेकिन फिर भी चलाया जाए। तो आस-पास दीवार ना रखिएगा वरना आप सर मार लेंगे उसमें अपना। ये मेरा खुद का रिसर्च है, आज तक साइंस ने इसका रिसर्च नहीं किया जो मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी ब्लैक होल्स हैं सौरमंडल में, जिसमें 30-35 से ज्यादा मैं घूम चुका, शरीर के अंदर 2500 बार गया, सिर्फ रिसर्च के उद्देश्य से गया। और जब वहां गया और वहां का मैंने जो अनुभव लिया, तो लास्ट तक जाना बहुत कठिन है, क्योंकि जब यात्रा करोगे ना, तो जो चेतन अपचेतन के मन के पतला वेव्स, नैनो लूँ डू यू वांट मी टू टेक अ ब्रेक? नहीं, मैं काउंट कर रहा हूँ कि कितनी मुझे जगह पे इंटरप्ट बाद में करूँगा मैं, ठीक, एक अभी। ठीक, ओके। जाना बहुत कठिन है, क्योंकि जब यात्रा करोगे ना, तो जो चेतन अपचेतन के मन के पतला वेव्स, नैनो पार्टिकल्स का वेव्स का करेक्टर रखोगे, नहीं तो बॉडी में प्रवेश कैसे करोगे, रिटर्न कैसे आओगे। तो जब लास्ट का जो पॉइंट है, हर ब्लैक होल्स के आखिरी ग्रह के पॉइंट में जनजीवन पॉसिबल है, जिसको साइंस अभी तक मेरे अकॉर्डिंग रिसर्च नहीं कर पाई। चलें सर शुरुआत करें, साइंस तो खैर क्या ही करेगी, ब्लैक होल के अंदर में लोग घूम रहे हैं, मतलब मिल आए उससे हमारे कूपर से। मैं इसके ऊपर पहले ये प्रेमिस देना चाहता हूँ कि ये जो एक तो ब्लैक होल जो टॉपिक है, ये मेरे दिल के इतना करीब इसलिए है क्योंकि मैं एमएससी में जिस रिसर्च सेंटर में था, वहाँ पर 90% लोगों का रिसर्च ब्लैक होल के अराउंड था। मेरे जो अभी भी जो सबसे क्लोजेस्ट एकेडेमिया में कलीग है, सब ब्लैक होल के ऊपर ही कर रहे हैं, और मेरा खुद का जो एक लौता पेपर आ रखा है वो ब्लैक होल के एक अल्टरनेट मॉडल के ऊपर आ रखा है। तो वाह! उस नाते मैं ये बोलना चाहूंगा कि इनमें से जो भी इन्होंने बात बोली वो तो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला भी सुन के बोल सकता है कि कतई वाहियात है। अब ये जो मैंने 4 उंगली की 4 पॉइंट गिने, तो सबसे पहले इनके पहले पॉइंट पे पहले पॉइंट पे आ अच्छा, जाते हैं कि ये जो कह रहे थे कि जहां से कोई सीमा, बेसिकली ब्लैक होल के ऊपर ये बात करना चाह रहे हैं। अभी तक मेजॉरिटी ऑफ साइंटिफिक कंसेंसस भी ये दावे के साथ एकदम नहीं कह सकती कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं।
वो क्लेम करते हैं कि मे बी हो सकता है, चांसेस आर कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करे, लेकिन ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस के ऊपर भी बहुत डाउट है। मतलब टेक्निकल फिर हो जाएगा कि उसमें और भी अदर पॉसिबिलिटीज हो सकती है, किसी में इवेंट होराइजन होता है, किसी में इवेंट होराइजन नहीं होता है, कुछ थोड़ा सा रोटेशन के साथ होता है। तो ये तो थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। महाराज ये बात करते हैं कि दिमाग से नैनो पार्टिकल, एक तो नैनो पार्टिकल पता नहीं क्यों, यू कुड हैव सिंपली सेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल गई, नैनो पार्टिकल्स पता नहीं क्यों उन्होंने बना दिए। नैनो पार्टिकल्स भेजे तो भेजे, जो ये ब्लैक होल की बात कर रहे हैं वहां तक ये नैनो पार्टिकल अगर लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से जाए तो भैया इनके कई जन्म निकल जाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंचेगा नहीं। और इन्होंने कम से कम कह रहे 35 नहीं तो ब्लैक होल वगैरह डिस्कवर कर लिए। और भी मैंने बहुत सारी चीजें सोची थी, लेकिन अरे मैं वहाँ मैं जीवन जब है, वहाँ गए लोगों से मिले। हाँ, जो ब्लैक होल के आसपास का माहौल होता है, जो हमेशा हम इंटरस्टेलर मूवी में देखते हैं, बहुत सारी रेडिएशन रह रही होती है, वो जनरली एक्रीडिशन डिस्क उसके कहते हैं, पूरा प्लाज्मा से भरी हुई रहती है, बहुत इतना ज़्यादा एनर्जी रहती है कि एक एटम नहीं टिक पाता है उसमें। एटम के इलेक्ट्रॉन के चिथड़े उड़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन एकदम बहने लग जाते हैं, प्रोटॉन अलग हो जाते हैं, ऐसी हालत है उधर। मतलब इस हालत में वो जीवन बना रहे हैं। आई मीन या तो फिर वो एकदम ही अलग ही टाइप का, जैसे वो किसी अपनी किताब में बताया गया ना, सूरज में भी जीव जंतु रह सकते हैं। हाँ तो वैसा अगर कुछ लगा लो तो बात अलग है। तो महाराज जी को तो मैं बोलूंगा कि इन्होंने रैंडमली कोई यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, और वो भी अच्छी वाली नहीं देखी होगी, बेसिक कोई वीडियो देखी होगी, उससे कुछ पैरेलल ड्रॉ करके बता दे, क्योंकि इनको ऑडियंस पे इतना कॉन्फिडेंस है। बात ये है, इनको है ना? इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इतनी बर्बाद बात करूंगा और लोग सुन लेंगे। Okay, many of you have been asking me how to charge the moon water. I'm going to show you right away. So just place how many hour bottles you want. You can place it under the moonlight. Overnight, you need to charge it. And by morning, you can remove it and you can drink the water. You can also use it for cooking. You can use it for watering your plants. You can use it for, cleansing your crystals. You can also charge your crystal bracelets and crystals, healing crystals, under the moonlight tonight. It's a very, very powerful full moon this time. You can do it every full moon also. Like, it has immense health benefits, drinking moon water. So you can also place your wish list under the water bottle and leave it there overnight under the moonlight, under direct moonlight. And in the morning, you can remove it. I'll be just placing the bottles. अभी मेरे को ख्याल आया कि मैं देखता हूँ कि बिक बिक कितने का रहा है। तो नाउ यू आर सपोज टू गेस कि मून चार्ज्ड वाटर जो इंटरनेट पे मिलता है वो कितने रुपए का मिल रहा है? 1000 का तो अराउंड होना चाहिए, जितना ये हाँ, लोगों है। का प्राइस इतना ही सही है। बिल्कुल सही पकड़े, बिल्कुल सही पकड़े। नहीं, मैंने क्वांटम एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी चीजें देखी हैं, क्रिस्टल विस्टल अच्छा, वाली अच्छा। चीजें देखी है, 4-4 हज़ार के बेच देते हैं। ये मुझे अभी स्ट्राइक किया कि यार कोई ना कोई तो बेच रहा होगा, क्योंकि कल ही मैं गया था पोस्ट ऑफिस, तो मैंने देखा वहाँ गंगा जल बिक रहा है भाई। पोस्ट ऑफिस वाह। में आप गंगा जल खरीद सकते हो, और मतलब पोस्टल सर्विस है मतलब सरकारी सर्विस है जिसके तहत आप 30 रुपए का गंगा जल खरीद सकते हो। मतलब ये सच में ठीक है। खैर तो सर बताएं आप क्या चार्ज करेंगे? मैं तो बस बेसिकली जानना चाह रहा हूँ कि जो लाइट फोटोन है वो चांद से टकराता है, फिर चांद से टकराने के बाद धरती पे आता है, इनके पानी में जाता है, पानी से गुजरते हुए इनकी विश लिस्ट देखता है, उस पूरे टेक्स्ट को वो स्कैन करता है, समझता है, और अपनी कुछ इनके हिसाब से फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज करके डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स का तो कत्ल हो रहा है इसमें, वो तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस जो कि इन वीडियोस के बाद लगता है इज नॉट सो कॉमन एनीमोर वाली चीज, वो उसका भी बहुत ज्यादा कत्ल होते हुए दिख रहा है कि वही लाइट सन से डायरेक्टली भी आ रही है, वही लाइट चांद से टकरा के भी आ रही है, बल्कि सन से आने वाली तो डायरेक्ट है, ज्यादा एनर्जी है। as good as कि someone is saying कि 5 रुपए लेगा कि 50 लाख रुपए लेगा, तो समझेंगे 5 रुपए लेंगे क्योंकि 50 लाख रुपए से सूरज की रोशनी तो चाहिए नहीं डायरेक्ट, 50 लाख रुपए है, उसको मतलब 5 रुपए दे दो मेरे को। एंड द बैड थिंग इज कि जितना भी हम बताएं लोग मानेंगे ही, कुछ भी मानेंगे करें। ही क्या? मतलब मैं तो बोल रहा हूँ ना कि तुमको क्या जरूरत है, तुम कितने नादान हो जो कांच की बोतल 1 लीटर में चार्ज कर। अबे जाओ छत पे जाओ, टंकी खोलो अपनी हैं? टंकी क्या खोलो, ये नदी नाले कहाँ बह रहे हैं? अंदर क्लोज में थोड़ी बह रहे हैं, वो चार्ज ही हो सही रहे बात हैं। है। तो तुम्हारे घर पे जो पानी आया है वो चार्ज होके ही आया है ऑलरेडी। जितनी नदी है, धाराएं हैं, क्या है ऐसा जो नहीं चार्ज हो रहा था इस पर्टिकुलर चांद से? मतलब क्योंकि अब मेरे नाम के आगे एस्ट्रो क्षितिज लग जाता है, तो इंस्टाग्राम पे मैं रील जब स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे
एस्ट्रोलॉजी के जो लोग कंटेंट बनाते हैं उनके एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि मैं कीवर्ड में उनके आ चुका हूं मैं, तो मुझे वो वाले एड्स बहुत आते हैं, तो मैं फिर देखता हूं अच्छे से, मैं प्रॉपर उनका एड कंज्यूम करता ताकि उनका वो सीटीआर भी बिगड़े और उनका क्या बोलते हैं एड का पैसा भी बेकार जाए पहले तो। फिर भी मैं देखता हूं, तो उसमें ये पूरा बोल रहे होते हैं कि अगर आप भी हीलिंग के ऊपर, क्रिस्टल के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कंटेंट बनाते हैं लेकिन आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, तो हमारा ये कोर्स करिए, आपसे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने बोला जिन लोगों की खुद की लगी पड़ी है, जिनको पैसे नहीं मिल रहे, क्लाइंट नहीं मिल रहे, वो तुमको कंसल्टेंसी देंगे कि तुम ये करो अब। मैं सेम ट्रेजेक्टरी पे जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन और हिप्नोसिस इनके कोर्स लगाता हूँ मैं, तो ऐड आते हैं, मतलब अकाउंट है एज इन के अलग अलग अकाउंट है मेरे पास। तो एक अकाउंट होता है केवल जिसमें सूडो साइंस ही मैं देख रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर अकाउंट पे जो भी ऐड आएगा ना वो इस तरीके का आता है कि पास 99 रुपीज़ में, 299 रुपीज़ में। तो मैं लगाता हूँ वो कोर्स बाकायदगी से, और लगाने के बाद मैं मतलब कि आइडिया तो मेरा यही था कि मैं उनको लगाऊं, रिकॉर्ड कर लूं, उनको उस पे वो कर लूं, क्या नाम है, अपना इनपुट दे करके और उसको कोर्स बना करके बायशाला पे डाल दूंगा। तो मैंने वो कर तो लिया है, अब मेरे को उसको कोर्स बनाना बाकी है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, अपना भी धंधा चल जाएगा इससे, कि इन्हीं को उठा लेते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि 99 रुपीज़ में ना वो करवा लेते हैं, एंट्री दिलवा लेते हैं कि आ जाओ, है ना। तो इनका आइडिया इट इज़ ऑल अबाउट वो एमएलएम मार्केटिंग के, बुला लो 99 रुपीज़ में, बकैती कर दो छोटी-मोटी, और 80% टाइम वो लोग केवल इस चीज़ पे लगाते हैं कि हमारा 25,000 रुपए का प्रोग्राम है तो वो 1 लाख का, लेकिन अगर आपने इसी घंटे में लिया तो वो आपको 25,000 रुपए का पड़ जाएगा। और भाई पीपल बाय इट, ठीक है। मतलब मैं, और इसमें मेरे को कुछ नए नज़रिए भी मिले मालूम है इसमें। वो नए नज़रिए ये थे कि नाउ आई वाज़ एबल टू सी दोज़ पीपल जो एक्चुअल में इनकी असली ऑडियंस है ना, फेक नहीं है, असली ऑडियंस है। मैं उनको देख पा रहा था और उनके कमेंट्स भी सुन पा रहा था। और मालूम है कि मुझे क्या पता चला, मतलब ये मेरे को कभी नहीं पता चलता इंडियन ऑडियंस के बारे में, और मुझे ये पता चला द ओनली थिंग, मतलब कहने के लिए हम भी बोलते हैं कि वनरेबिलिटी, फियर बेचते हैं, ये बेचते हैं, और वो मुझे उस दिन दिखा, क्योंकि वो बंदी लड़की, मतलब फीमेल थी, यंग थी, मे बी लेट 20s, और समहाउ शायद उसके पति की डेथ हो चुकी थी। और मैं देख पा रहा था कि हाउ वनरेबल, फियरफुल शी इज, क्योंकि भाई तुम्हारा ऐसे जीना, इंडियन सोसाइटी में तुम्हारा पति मर जाए तो लोग तो तुमको ही चुड़ैल बोल करके आग लगा दें, इनका मौका मिल जाए इनको अगर। तो बाहर के देश में हमें ये पता है कि औरत, पति जब मर जाता है तो औरत ज्यादा लंबा जीती है, और और मतलब कि पत्नी अगर मर जाए तो पति जल्दी मर जाता है। तो ये बताता है कि कितना कौन किस पे दबा करके रखा हुआ था। तो जब उसने बोलना शुरू किया था ना कि उसकी पति की डेथ हो गई है, और जो आवाज़ में लड़खड़ाहट आ रही थी, शक्ल दिख रही थी मुझे, और मैं देख पा रहा था, और मैं देख पा रहा था कि ये बंदा इस वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के नाम पर लेकर के जाएगा, अंधा पैसा इससे चार्ज करेगा, और ये बेचारी जो भी इसके पास सेविंग है ना ये दे देगी। और वो फीलिंग मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि हम जानते हैं चीज़ों को क्या सही है गलत है, लेकिन कभी हम प्राइमरी फ़ोर फ्रंट पे गए नहीं ना, उन लोगों को देखा नहीं हमने, मैंने नहीं देखा था कभी, इतना इतना करीब से नहीं देखा था, जो मुझे वहाँ देखने के लिए मिला। तो येस, इट्स मैं बता रहा हूँ कि तुम लोगों के ना स्टैंड अप कॉमेडी 500-500 रुपए दे करके जाते हो, प्लीज़, जो तुम्हें यूट्यूब पे ये मिलते हैं ना 99 रुपीज़ के पास्ट लाइफ में लेके जाएँगे, तुम प्लीज़ लगा करके देखना, जो भी बंदा देख रहा है, इट फुल 99 रुपीज़ पैसा वसूल है।